तो अभी तक हमने जो देखा अपना सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशन, यानी हमने अभी तक अपने 5 सिमेट्री एलिमेंट और उनका क्या क्या ऑपरेशन है उन सभी को कवर कर लिया है। अब उनका यूज कहाँ पे करेंगे, हम उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पॉइंट ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन 2 है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेक्शन 3 को, और सेक्शन 3 में हमने बताया था कि हम बात करेंगे पॉइंट ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पॉइंट ग्रुप का क्या मतलब है, दूसरी चीज़ है कि पॉइंट ग्रुप का हम यूज कहाँ पे करेंगे, और तीसरी चीज़ है कि पॉइंट ग्रुप के बिहाफ पे हम कैसे मॉलिक्यूल का नेचर, उसका बिहेवियर समझेंगे, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है पॉइंट ग्रुप का मतलब क्या है। पॉइंट ग्रुप का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नोटेशन, और उस नोटेशन को हम नाम देंगे पॉइंट ग्रुप, ठीक है। मैंने बोला क्या कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ ऑल the symmetry element is represented by a notation is known as point group, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे सिमेट्री एलिमेंट और उनके जो सिमेट्री ऑपरेशन है उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करने के बाद एक नाम देंगे, एक सिंबल देंगे, उसको बोलेंगे पॉइंट ग्रुप, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि मेरे पास ये जो पॉइंट ग्रुप है वो किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का भी मेरे पास पॉइंट ग्रुप हो सकता है, और ये मेरे पास किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का भी हो सकता है। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का भी पॉइंट ग्रुप हो सकता है और मेरे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर का भी पॉइंट ग्रुप हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हमारे नेट के या गेट के सिलेबस में इंक्लूड है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पॉइंट ग्रुप है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पॉइंट ग्रुप के बारे में। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो पॉइंट ग्रुप है उसका जो नोटेशन है उसको हम स्नोफ्लाइज नोटेशन भी बोलते हैं, स्नोफ्लाइज नोटेशन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्नोफ्लाइज नोटेशन क्या होगा इस मॉलिक्यूल का, दैट मीनिंग उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पॉइंट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पॉइंट ग्रुप के बारे में तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पॉइंट ग्रुप को हम हर्मन-मुगेन नोटेशन, हर्मन-मुगेन नोटेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि वो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पॉइंट ग्रुप है। तो अभी तक मैं ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहा था, अब मैं आपसे बात करूंगा जो सेकंड चीज़ है हमारी कि पॉइंट ग्रुप को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा अपने पॉइंट ग्रुप निकालने की क्या क्या हमारे पास ट्रिक होंगी और किस तरीके से हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट ग्रुप के सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पार्ट में MLS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MLS? M stands for molecule, L stands for law, S stands for symmetry। यानी मैंने यहाँ पे लिखा मॉलिक्यूल विद लो सिमेट्री, उसको मैंने एक अलग से डिवाइड कर लिया है, मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री उसको अलग, एंड मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री को अलग। अब ये सिर्फ हमने मॉलिक्यूल विद लो सिमेट्री, मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री और मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री इसलिए डिवाइड किया है जिससे कि हम इन पॉइंट ग्रुप को इजीली मेमोराइज कर पाएं और अच्छे से हम ध्यान रख पाएं कि हमें इजीली कैसे पता करना है कि ये मॉलिक्यूल विद लो सिमेट्री के अंदर है, हाई सिमेट्री के है, स्पेशल सिमेट्री के, ठीक है। फाइनली हमें कैलकुलेट क्या करना है या फाइंड आउट करना है
कि क्या पॉइंट ग्रुप है उस मॉलिक्यूल का। तो इस मॉलिक्यूल विद लो सिमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे C1 पॉइंट ग्रुप पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे Ci और एक पढ़ेंगे Cs। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल विद लो सिमेट्री के अंदर 3 स्नोफ्लाइज नोटेशन पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से हैं, एक है C1, Ci और Cs। कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट का कलेक्शन होगा इन तीनों में, अब मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर बात करता हूँ C1 की, तो C1 में अगर ओनली आइडेंटिटी प्रेजेंट है, यानी आपको पता है 1 का मतलब है इसका ऑर्डर कितना है 1, और ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, n = 360/θ। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो 1 आया होगा आपको पता है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 360 यानी अगर मैं उसको 360 डिग्री रोटेट कराऊंगा मॉलिक्यूल को, तो अभी मैं बोल सकता हूँ C1 पॉइंट ग्रुप होगा, या फिर आइडेंटिटी का मतलब है नथिंग चेंज। C1 रोटेट कराने पे भी नथिंग चेंज होगा, आइडेंटिटी लगाने पे भी नथिंग चेंज होगा, यानी ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वहाँ पे मेरा जो उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा वो क्या होगा, C1 होगा। ठीक है, तो आपको पहली बात समझ में आ गई होगी। सेकंड जो है मैंने लिखा है Ci का मतलब क्या होगा, Ci आइडेंटिटी सब में प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ इन्वर्जन सेंटर अगर वहां पे प्रेजेंट है, आइडेंटिटी के साथ ओनली इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, तब जो मेरा स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा उसका इंडिकेशन होगा Ci। अब अगर मैं बात करता हूँ Cs की, तो अगर मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है और एज वेल एज सिग्मा यानी मिरर प्लेन भी वहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली मिरर प्लेन एंड आइडेंटिटी अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तब उसका स्नोफ्लाइज जो नोटेशन है वो क्या होगा, Cs होगा। तो ये 3 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूंगा और फिर मैं फर्दर मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री एंड मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अगर मैं बात करता हूं C1 स्नोफ्लाइज नोटेशन के एग्जाम्पल के बारे में, यानी कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसका हम स्नोफ्लाइज नोटेशन C1 लिखेंगे। तो पहली मैं बात करता हूँ, एक मेरे पास एग्जाम्पल है, सपोज ये मेरे पास कार्बन है और इसकी 4 वैलेंसी हैं और चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से हैं। ये अगर ये कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं, देन यहाँ पे क्या होगा, ओनली 360 डिग्री रोटेशन कराने के बाद ही ये अपनी इक्विवेलेंट फॉर्म में आ सकता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट लगाने के बाद ही इसको इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म मिल सकती है। कहने का मतलब है यहाँ पे इसका जो स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा वो क्या होगा, C1 होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ अपना, जैसे मैंने लिया, मेरे पास क्या है, बहुत फेमस ऑर्गेनिक का एक कंपाउंड है फिनोल, OH, यानी ये फिनाइल रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ है। अगर मैंने इस फॉर्म में इसका स्नोफ्लाइज नोटेशन निकालने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पे 100% रॉन्ग आंसर दूंगा। तब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल्स को उसका सबसे सिंपलेस्ट यानी ओपन फॉर्म में लिखना है, देन हमें लगा के देखना है उस पे सिमेट्री ऑपरेशन, और तब जाके जितने नंबर ऑफ कलेक्शन होंगे उसके हिसाब से जो हमारा सुटेबल पॉइंट ग्रुप होगा या सुटेबल स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा वही उसका स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने फिनोल को इस तरीके से लिखा जो उसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होगा, यानी O और H इस तरीके से, तब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ क्या इस
ये जो है, अगर यहाँ पे मैं इमेजिनरी एक्सेस पास कराऊंगा तो इमेजिनरी एक्सेस क्या होगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में फिनाइल रिंग है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी CN एक्सेस प्रेजेंट नहीं होगी, आइडेंटिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब मैं बात करता हूँ मिरर प्लेन की, तो मिरर प्लेन भी कौन सा लगेगा, क्योंकि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, और प्लेनर स्ट्रक्चर मीन्स ये एक बोर्ड के प्लेन में है, और ये बोर्ड का प्लेन ही इसको कंप्लीटली बाइसेक्ट कर देगा, आधा हिस्सा आगे आधा पीछे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे ओनली एक सिग्मा प्रेजेंट होगा। क्या होगा, ओनली एक मिरर प्लेन प्रेजेंट होगा, आइडेंटिटी के साथ सिग्मा है। ऐसा कौन सा कलेक्शन हमारे पास है, आइडेंटिटी के साथ सिग्मा एक हमारे पास जो कलेक्शन है, उसका मतलब है इसका स्नोफ्लाइज नोटेशन CS होगा। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ और एग्जाम्पल की, तो हमारे पास एक और ये एग्जाम्पल है, एनिलीन का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करता हूं एनिलीन की, तो एनिलीन का एग्जाम्पल के लिए आपको सबसे पहले इसका ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओपन फॉर्म में एनिलीन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस नाइट्रोजन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बिटवीन sp2 एंड sp3 है। कहने का मतलब क्या है, अगर sp2 होगा तो प्लेनर, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल। यानी बिटवीन sp2 एंड sp3 का मतलब है ना तो ये कंप्लीटली प्लेनर है और ना ही ये टेट्राहेड्रल है। तो इसी वजह से ये जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये इस तरीके से शिफ्ट हैं कि इस तरीके से यहाँ पे फिक्स हैं कि इनमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एक मिरर प्लेन प्रेजेंट हो सकता है। इसी वजह से इसका पॉइंट ग्रुप होगा CS। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनिलीन का, इसका पॉइंट ग्रुप है CS। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अपना इथेन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए ये मेरे पास क्या है, एक इथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इसमें जो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है क्लोरीन और ब्रोमीन का, ये मेरा ब्रोमीन है, ये मेरा क्लोरीन है, और ये मेरा क्या है, क्लोरीन है, और ये क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने इस स्ट्रक्चर के स्नोफ्लाइज नोटेशन के बारे में, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिमेट्री एलिमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कराऊंगा तो ये क्या होगा, आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दे देगा। लेकिन अब अगर मैं बोलता हूं कि इस स्ट्रक्चर को आप एक बार इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करिए, आप इसको रोटेट कराइए, आप इसको रोटेट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के प्लेस पे चला जाएगा ये। लेकिन जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या है, Cl और Br, ये Cl और Br इस तरीके से फिक्स हैं कि मैं एक बार आपको इसको मॉडल की हेल्प से भी समझा देता हूं। जैसे सपोज मेरे पास ये क्या है, एक मॉडल है जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये Br जो है मेरा, ये ब्लैक वन जो ये Br है, ये वाला जो है मेरे पास ये क्या है, Br है। ठीक है। इस Br और ये क्या है, क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है, और ये क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स है। ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसको मुझे क्या करना है, C2 लगाना है यहाँ से इस बोर्ड के प्लेन से। अब मैं अगर C2 लगाऊंगा, इस C2 को लगाया तो आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे पहले ब्लैक था, अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू। यानी यहाँ पे Cl एटम और Br एटम आपस में रिप्लेस हुए हैं, यानी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को आपस में रोटेट कराऊंगा तब मेरे को क्या मिलेगा, तब मेरे को मिलेगा यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या मिलेगा, Br, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपस में जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, Br, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Cl। ठीक है। यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर ओनली एक तो आइडेंटिटी है, और जब मैंने यहाँ पे इसको रोटेट कराया, C2 लगाया, नहीं लगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिला। और क्या होगा, अगर मैं देखता हूँ कोई एक इमेजिनरी पॉइंट इस मॉलिक्यूल के अंदर, कोई एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिस पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन में चलने सेम मिले और राइट में चलने पे सेम एटम मिले, लेफ्ट में चलने पे सेम एटम मिले, यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अगर इस इमेजिनरी पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट साइड में चलता हूं तो ब्रोमीन, अगर मैं राइट साइड में चलता हूं तो ब्रोमीन।
अब अगर क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन भी उस इमेजिनरी पॉइंट से लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में चलने पे मिलता है। कहने का मतलब है इस मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिटी के साथ ओनली एक हमारा इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूल का जो स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा वो क्या होगा, CI, आइडेंटिटी विद इन्वर्जन सेंटर। ठीक है, सो मैंने आपको ये 3 स्नोफ्लाइज नोटेशन बताए और उन तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डिस्कस करने की आपके साथ कोशिश की। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करता हूँ कि मेरा जो है मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री, उसकी बात मैं अब करूँगा। मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री के अंदर हम देखेंगे क्या, मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री में हम पढ़ेंगे 3 टाइप के स्नोफ्लाइज नोटेशन। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा C टाइप, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा D टाइप, और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा S टाइप। ठीक है, अब C टाइप में कौन से आएंगे, D टाइप में कौन से आएंगे, S टाइप में कौन से आएंगे, उसको मैं बताता हूं। अब यहाँ पे C टाइप में सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना CN को, देन हम कवर करेंगे CNB, और थर्ड नंबर पे हम कवर करेंगे CNH को। ठीक है, अब अगर हम D टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले DN पढ़ेंगे, सेकंड पे हम पढ़ेंगे DND, और थर्ड पे हम पढ़ेंगे DNH के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं S टाइप की बात करूं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे S2N के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि C टाइप में क्या क्या होगा, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट के कलेक्शन से हमारा CN, CNV, CNH बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ CN के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आइडेंटिटी के साथ CN एक्सिस अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तब उसका स्नोफ्लाइज नोटेशन CN होगा। अगर आइडेंटिटी है और CN है और N सिग्मा B भी वहाँ पे प्रेजेंट है, देन उस मॉलिक्यूल का स्नोफ्लाइज नोटेशन CNB होगा। अगर मैं बात करता हूँ CNH के बारे में, यानी आइडेंटिटी CN और सिग्मा H प्रेजेंट है, तब वहाँ पे क्या होगा, CNH पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इनके एग्जाम्पल के बारे में, तो अगर मैं बात करूँगा फर्स्ट वन कि अगर मेरा ये है वाटर मॉलिक्यूल, अब इस वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकालना है तो आप बहुत अच्छे से इस स्ट्रक्चर के साथ फैमिलियर होंगे। आपको पता है यहाँ पे आइडेंटिटी और उसके साथ C2 और 2 सिग्मा B भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो हमारा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यानी यहाँ पे N का मीनिंग बस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका C2V पॉइंट ग्रुप में चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अपने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के बारे में, जो हमारा है H2O। H2O का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 3 फॉर्म में हमें नजर आएगा। H2O में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन बुक। ओपन बुक जो हमारा H2O का स्ट्रक्चर है, एक हमारा होगा सिस, एक होगा ट्रांस। सो ये 3 जो हैं हमारे H2O के स्ट्रक्चर हैं। अब मैं बात करता हूँ H2O2 के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ H2O2 के ओपन बुक के स्ट्रक्चर के बारे में, तो H2O2 का जो ओपन बुक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन का उसमें अरेंजमेंट है कि केवल ये दोनों हाइड्रोजन आपस में इस तरीके से फिक्स्ड हैं, ऐसे और एक ऐसे कि यहाँ से एक C2 पास कराने पे वो इंटरचेंज हो सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मिरर प्लेन या फिर इन्वर्जन सेंटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस अगर मैं ओपन बुक की बात करता हूँ, तो अगर ओपन बुक का स्नोफ्लाइज नोटेशन जो होगा वो हमारा होगा ओनली C2, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी के साथ एक C2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ अपने सिस स्ट्रक्चर के बारे में, तो H2O2 का जो सिस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ऐसे करके ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास हैं। ऐसे ही अगर मेरा जो ट्रांस होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से एंटी होंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ C2 इस स्ट्रक्चर के बारे में H2O2 के सिस, तो क्या होगा, यहाँ से एक C2 लग जाएगा
एक सिग्मा यहाँ से और एक ये प्लेन में जिसमें प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी C2 2 सिग्मा V मिलेगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा C2V जो होगा इसका पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में, ये मेरा क्या होगा, बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है। अगर इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी तो है ही, C2 भी लगेगा और इस C2 के परपेंडिकुलर ये जो बोर्ड है, इसका जो प्लेन है, इसमें एक सिग्मा प्रेजेंट है, यानी ये क्या होगा, एक सिग्मा H होगा, यानी आइडेंटिटी C2 सिग्मा H इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी इसका C2H पॉइंट ग्रुप स्नोफ्लाइज नोटेशन हो जाएगा। सो ये जो मैंने यहाँ पे 3 बताए आपको, CN, CNB एंड CNH, इनको आपको मेमोराइज करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने D टाइप के बारे में, तो D टाइप में क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी होगा, CN होगा और उसके साथ में NC2 प्रेजेंट होगा। देन हम क्या बोलेंगे, उसको DN बोलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ DND की, तो वहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, CN होगा, NC2 होगा और N सिग्मा DV वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करता हूँ DNH के बारे में, तो आइडेंटिटी CN, NC2, N सिग्मा V के साथ में एक सिग्मा H भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। देन उसका स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा DNH। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, जो हमारा इथेन है उसके एग्जाम्पल को। इथेन में क्या है, जो मेरे फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन है, उसके डाइहेड्रल एंगल के बिहाफ पे मैं उसको फर्दर 3 फॉर्म में बना सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, उसको गॉच फॉर्म में भी बना सकता हूँ। गॉच फॉर्म में जो एंगल होगा, डाइहेड्रल एंगल होगा 0 to 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए, बिटवीन 0 to 120। अगर मैं बात करता हूं अपने इक्लिप्स्ड फॉर्म के बारे में, तो वहां पे जो मेरा एंगल है वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अपने स्ट्रैगल्ड फॉर्म के बारे में, स्ट्रैगल्ड फॉर्म के बारे में, तो वहां पे क्या होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए मेरा, 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर देखेंगे कि जो हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म है, वो उसमें जो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, यानी ये इसके ऊपर ही ऐसे हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रैगल्ड फॉर्म के बारे में, तो एंगल कितना है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का, 60 डिग्री। तो ये मेरा कितना है, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं बात करता हूँ गॉच फॉर्म के बारे में, तो गॉच फॉर्म में क्या होगा, ये जो फ्रंट कार्बन है और जो बैक कार्बन है वो कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरीके से कुछ होंगे। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, बिटवीन 0 to 120 डिग्री। अब मेरे को तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में, तीनों स्ट्रक्चर इथेन के हैं, तीनों स्ट्रक्चर में मुझे क्या करना है, स्नोफ्लाइज नोटेशन कैलकुलेट करना है। यानी स्नोफ्लाइज नोटेशन क्या क्या आएगा, गॉच फॉर्म का क्या आएगा, स्टैगर्ड का क्या आएगा, इक्लिप्स का क्या आएगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूं अपने गॉच फॉर्म के बारे में। तो गॉच फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा एंगल में चेंज है, एंगल में चेंज है इन तीनों स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ मॉडल की, तो मेरा क्या होगा, इस टाइप का कुछ मॉडल होगा, जो एंगल फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में कितना होना चाहिए, 0 to 120 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 30 एंड 45 हो सकता है। ठीक है, अब ये जो 2 बॉन्ड हैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बिटवीन 0 to 120। अब अगर मैं रोटेट कराता हूं अपने फ्रंट कार्बन को 120 डिग्री, तो मैंने अगर इसको 120 डिग्री रोटेट कराया, तो मेरे को क्या मिला, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिला। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा और क्या है, C3 प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों बॉन्ड के बीच से एक C2 लगाता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, अगर ऐसे मेरे पास ये 2 अपोजिट बॉन्ड हैं, ऐसे मेरे पास ये 2 बॉन्ड हैं, ऐसे ही मेरे पास ये 2 बॉन्ड हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, 3 C2 भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
आइडेंटिटी C3 3C2 के साथ में यहाँ पे अब हमें मिरर प्लेन को चेक करना है। अब ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये फ्रंट वाला और जो बैक वाला है, अगर मैं इस प्लेन को लगाऊंगा तो मेरा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, अगर मैं इस प्लेन को लगाऊंगा तो भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे कोई भी मिरर प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा और ये जो मेरे कलेक्शन है सिमेट्री एलिमेंट का वो यहाँ पे मैच करता हुआ दिख रहा होगा आपको, और इसके साथ में इसका ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा 3, यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा D3, यानी गोज इथेन का जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा D3, यानी C3 और 3C2 वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे वो मैंने आपको वही बता दिया है। अगर मैं बात करता हूँ इक्लिप्स्ड फॉर्म के बारे में, इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या अंतर है कि ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये जो दोनों बॉन्ड हैं ये क्या हैं 0 डिग्री हैं, यानी यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि अगर मैं इसको C3 रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इसमें इस बॉन्ड से अगर मैं ये लगा दूंगा तो C2 लग जाएगा, ऐसे ही अगर इन दोनों बॉन्ड के बीच से लगा दूंगा तो एक और C2 लग जाएगा। कहने का मतलब है अगर इन दोनों बॉन्ड के बीच से एक C2 लगाऊंगा तब भी C2, इस दोनों बॉन्ड के बीच से इन दोनों बॉन्ड के बीच से, यानी दो अबव एंड बिलो बॉन्ड के बीच से लगाने पर मेरे को क्या मिलेगा C2 मिलेगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी C3 के साथ में 3C2 प्रेजेंट इसमें भी होगा। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मिरर प्लेन की, तो क्योंकि ये बॉन्ड आपस में एक दूसरे के पीछे हैं तो जो C3 मेरी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो मिरर प्लेन अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे तो फ्रंट कार्बन का मिरर इमेज बैक कार्बन पे मिलेगा, यानी यहाँ पे एक जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो मिलेगा, यानी एक सिग्मा H यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं बात करता हूं मेरी जो सब्सिडरी एक्सिस है उसके, यानी जो मेरी सब्सिडरी एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में भी कोई मिरर प्लेन प्रेजेंट है या नहीं, यानी मैंने बोला ये सब्सिडरी एक्सिस है वो बिटवीन 2 बॉन्ड से पास हो रहा है, ठीक है, इन दोनों बॉन्ड के बीच से पास हो रहा है। कह सकता हूं कि अगर इन दोनों बॉन्ड से अगर मैं एक मिरर प्लेन पास कराता हूं जो इन दोनों बॉन्ड और दोनों कार्बन एटम को बाइसेक्ट करता है, तो इन दोनों कार्बन को आपस में ये जो दोनों हाइड्रोजन है इनको मिरर इमेज यानी रिफ्लेक्ट करेगा, बैक वालों को रिफ्लेक्ट करेगा। कहने का मतलब है एक मिरर प्लेन ये, एक ये और एक ये, यानी 3 क्या होंगे मिरर प्लेन होंगे जो मेरी इस ये मेरी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके क्या है पैरेलल है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल, यानी कहने का मतलब है ये कितने हैं 3 सिग्मा बी हैं। तो आइडेंटिटी C3 3C2 3 सिग्मा बी और सिग्मा H, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है मेरा इससे मैच करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका पॉइंट ग्रुप D3H, ठीक है, D3H इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रैगल्ड फॉर्म के बारे में तो आपको सब कुछ अच्छे से नजर आ रहा होगा, सिवाय क्या है मेरा ये जो बॉन्ड है ये रोटेट हो रखा है, यानी ये जो बॉन्ड एंगल है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में कितना है 60 डिग्री है, जिस वजह से जो मेरा मिरर प्लेन ये है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो नहीं प्रेजेंट होगा यहाँ पे, बाकी ये वाला प्लेन प्रेजेंट होगा, ये वाला प्लेन भी प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब है ओनली ये जो सिग्मा H है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, यानी आइडेंटिटी C3 3C2 3 सिग्मा बी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सिग्मा H यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, जिस वजह से इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा D3D। और ये जो यहाँ पे हमारे सिग्मा बी हैं ये काम करेंगे सिग्मा डी का, क्योंकि ये जो हैं मेरे 3 जो मेरी C2 हैं, ये जो दोनों C2 हैं ये C2 और ये जो C2 है इनके बाइसेक्टेड एंगल से यहाँ से पास हो रहा है, यानी ये क्या होगा 3 सिग्मा D होगा। यानी आइडेंटिटी C3 3C2 और 3 सिग्मा D के साथ में अगर कॉम्बिनेशन है तो वो किसका कॉम्बिनेशन होगा D3D, यानी ये D एंड D। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को इसमें अगर मेरे को स्ट्रक्चर है और मेरे को शॉर्ट में देखना है कि उसका इसका जो स्नोफ्लाई नोटेशन होगा वो DND होगा या DNH होगा, तो उसके लिए मैं आपको बोलने की कोशिश करता हूं कि DNH
और डी एंड डी, अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रैगर्ड फॉर्म है, अगर मेरे पास स्ट्रैगर्ड स्ट्रक्चर है, तब मैं वहाँ पे एक बार सोचने की कोशिश करूँगा कि उसका पॉइंट ग्रुप डी एंड डी टाइप का होगा। अगर मेरे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म में है तो तब मेरे पास जो पॉइंट ग्रुप होगा वो डी एन एच होगा। रीज़न आप समझ सकते हैं, ओनली यहाँ पे चेंज है हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन का, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जब उनका डायहेड्रल एंगल चेंज, स्ट्रैगल मीनिंग क्या है, 60 डिग्री रोटेशन, यानी बॉन्ड जो फ्रंट कार्बन और जो बैक कार्बन है जो अबव, अगर मैं ऐसे ही बात करता हूँ फेरोसीन के बारे में, तो जो मेरा फेरोसीन का स्ट्रक्चर है, फेरोसीन के भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। मेरा एक स्ट्रक्चर क्या होता है इक्लिप्स्ड, और एक स्ट्रक्चर क्या होता है स्ट्रैगर्ड। अगर मैं बात करता हूँ इक्लिप्स्ड और स्ट्रैगर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेरा फेरोसीन है, ये मेरा फेरोसीन क्या है स्ट्रैगर्ड है, और ये मेरा फेरोसीन जो है इक्लिप्स्ड है, बिकॉज इसमें जो CP रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, वो दोनों आपस में ऐसे हैं, यानी उनके बीच का एंगल जो है वो क्या है 0 डिग्री है। बट यहाँ पे उनके बीच का एंगल क्या है, कुछ उनमें चेंज हुआ, यानी 60 डिग्री एंगल पे रोटेट हो रहे हैं। यानी अगर मेरे को डायरेक्टली इसका पॉइंट ग्रुप बताना है तो मैं बोल सकता हूँ ये DNH टाइप का होगा। N का मतलब तो मैं कैलकुलेट करके निकाल लूंगा, यानी CP रिंग है C5 लगेगा, यानी D5H इसका क्या होगा पॉइंट ग्रुप होगा, और इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो D5D होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन का चेंज है सिर्फ वो ही यहाँ पे अब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं बात करने चाहूँ कि मेरे को कैसे पता लगाना होगा कि डी एंड डी में कौन सा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर DNH है तो उसके अंदर SN एक्सिस यानी SN इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अगर DND है तो उसके अंदर S2N इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ D5H यानी इक्लिप्स्ड फेरोसीन के बारे में, तब मेरे पास वहाँ पे क्या होगा S5 प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करता हूँ D5D के बारे में, तब मेरे पास वहाँ पे S10 प्रेजेंट होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात करता हूं अपने S टाइप, जो मैंने यहाँ पे लिखा C टाइप, D टाइप और S टाइप, तो अगर मैं बात करता हूं अपने S टाइप के बारे में, तो S टाइप के बारे में क्या होगा, S टाइप में हमारा कौन सा आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी प्लस CN प्लस S2N, यानी ये क्या हो जाएगा S2N टाइप का जो मेरा पॉइंट ग्रुप होगा उसमें चले जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो अपना पढ़ने की कोशिश करी मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री, मॉलिक्यूल विद हाई सिमेट्री में 3 टाइप के पढ़े CN, DN और SN। आप ये अच्छे से इनके एग्जाम्पल जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसकी हेल्प से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री। मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री में कौन कौन से पॉइंट ग्रुप को मैंने रखा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री के एग्जाम्पल और कैसे कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट के हिसाब से हमने बताया है कि वो मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री के अंदर है। अगर मैं बात करूंगा लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में, सबसे पहले लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में, तो लीनियर मॉलिक्यूल में मेरा जो स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा वो होगा C∞V या फिर D∞H टाइप का होगा। ठीक है, तो C∞B, D∞H स्पेशल टाइप के दिख रहे हैं, इसलिए मैंने उसको बोल दिया है मॉलिक्यूल विद स्पेशल सिमेट्री। अगर मैं बात करूं दूसरों की, तो इसमें क्या होगा टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा, और इसमें क्या होगा ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा। ऐसे ही इसमें आइकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप भी होगा। तो ये जो पॉइंट ग्रुप हमारे हैं स्नोफ्लाइज नोटेशन यानी C∞V, D∞H, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, इसके एग्जाम्पल और क्या कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।